नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे शून्य करार के बारे में। शून्य करार क्या होता है और प्रतिफल के संबंध में एक करार कब शून्य हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने पिछले एपिसोड्स में जाना कि धारा 10 के अनुसार किसी भी करार के संविदा होने के लिए, यानी किसी भी एग्रीमेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील होने के लिए जरूरी है कि उसमें सक्षम पक्षकार, स्वतंत्र सहमति, विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। और वो करार या एग्रीमेंट विधि द्वारा सीधे शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। जब एक करार में इन सभी बातों का समावेश होगा तभी कोई करार संविदा का रूप लेता है। पिछले एपिसोड्स में हमने स्वतंत्र सहमति और सक्षम पक्षकार कौन होते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस एपिसोड में हम विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य क्या होता है और कौन से करार विधि द्वारा सीधे शून्य घोषित किए गए हैं, इस बात पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम विधिपूर्ण प्रतिफल के बारे में भी बात करेंगे। किसी भी करार में विधिपूर्ण प्रतिफल के साथ विधिपूर्ण उद्देश्य होना जरूरी होता है, और यदि किसी करार में विधिपूर्ण उद्देश्य नहीं होता और करार में विधिपूर्ण प्रतिफल का अभाव होता है तो उस करार को शून्य करार कहा जाता है। यानी ऐसे करार का प्रारंभ से ही कोई अस्तित्व नहीं होता है। यदि किसी करार के सक्षम पक्षकार नहीं होते या किसी करार में स्वतंत्र सहमति नहीं होती तो इस प्रकार के करार को व्यथित पक्षकार की इच्छा पर न्यायालय द्वारा शून्य करणीय घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, जो करार शून्य करार होते हैं वो किसी भी पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय नहीं होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के करार प्रारंभ से ही शून्य करार होते हैं और ऐसे करार का कोई अस्तित्व नहीं होता। अब बात करते हैं विधिपूर्ण प्रतिफल या कंसिडरेशन की। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत धारा 24, धारा 25 ऐसे करार शून्य होने की घोषणा करती है जिस करार में विधिपूर्ण प्रतिफल या लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होता। अधिनियम की धारा 24 के अनुसार यदि प्रतिफल या उद्देश्य विधि के विरुद्ध है तो ऐसी स्थिति में करार शून्य होंगे। यानी किसी करार के प्रतिफल का अगर कुछ भाग भी विधि के विरुद्ध है तो वो करार भी शून्य ही होगा। यदि एक से अधिक उद्देश्यों के लिए किसी एक प्रतिफल का भाग या किसी एक उद्देश्य के लिए कई प्रतिफलों में से कोई एक या उसका कोई भाग विधि विरुद्ध होने पर शून्य ही करार होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे रवि राजेश की किसी लोहा गलाने की फैक्ट्री में काम करता है, जिसके लिए राजेश ने रवि को 12,000 रुपए प्रति माह देने का वचन दिया, लेकिन राजेश की फैक्ट्री में जो लोहा गलाया जाता है वो लोहा चोरी का था। तो ऐसी स्थिति में अगर राजेश रवि को पैसे देने से इनकार भी कर देता है तो रवि राजेश से किसी प्रकार का अनुतोष नहीं पा सकता, यानी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। रवि सेक्शन 25 निर्धारित करता है कि बिना प्रतिफल के कोई भी करार शून्य होगा। जैसे मैं किसी को बिना किसी प्रतिफल के 1,000 रुपए दे देता हूं तो वो एग्रीमेंट शून्य होगा। आसान शब्दों में कहें तो किसी भी करार में ये साफ होना चाहिए कि करार क्यों किया जा रहा है और उसकी कंसिडरेशन क्या है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे नेचुरल लव या अफेक्शन से संबंधित किए गए करार जिसमें प्रतिफल विद्यमान हो वो करार भी वैलिड माने गए हैं। जैसे नेचुरल लव और अफेक्शन से संबंधित है तो ऐसी स्थिति में बिना प्रतिफल के किया गया करार विधि मान्य होगा। वेंकट स्वामी बनाम रंगा स्वामी 1903 के प्रकरण में कहा गया कि भाइयों के मध्य आपस में कोई संविदा होती है तो ये बिना किसी प्रतिफल के भी विधि मान्य होगी। अब बात आती है कि नेचुरल लव और अफेक्शन में कौन से रिलेशन आते हैं। तो विशेष बनाम शिवराम के प्रकरण में कहा गया है कि रक्त संबंध और विवाह संबंध द्वारा सृजित संबंध निकट के संबंध होते हैं और इन संबंधों में प्राकृतिक प्रेम और स्नेह होता है, यानी इन्हें नेचुरल लव और अफेक्शन से संबंधित संबंध माना गया है। धारा 25 का एक दूसरा अपवाद भी है जिसमें कहा गया है, धारा 25 के अनुसार संविदा भूतपूर्व सेवा से संबंधित है जिसमें प्रतिफल दिए जाने का वचन निहित होता है। भारतीय विधि में भूतकालीन प्रतिफल को एक अच्छा प्रतिफल माना गया है। हालांकि पुराने समय में बिना प्रतिफल के किया गया करार भी विधि मान्य था, लेकिन वो तब परिवर्तनीय होगा जब वो किसी ऐसे कार्य को संपूर्ण या आंशिक रूप से करने पर प्रतिफल के लिए प्रतिज्ञा की गई है, जिसमें वचनदाता के लिए कोई कार्य किया गया है या कोई कार्य किया जाना है, या ऐसा कार्य किया है जिसे करने के लिए वचनदाता ने कहा था। इस प्रकार इस खंड के अंतर्गत बिना प्रतिफल के भी करार विधि मान्य होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में कोई कार्य किया गया हो और उसके बदले उसे वचन मिला हो। जैसे कोई किसी के बच्चे का पालन पोषण करता है तो बच्चे को पालने के बदले बच्चे का पिता उसको कुछ रुपए देने का वचन करता है, तो ये संविदा परिवर्तनीय है। सेक्शन 25 का एक तीसरा अपवाद भी बताया गया है जो कि संविदा अधिनियम के उन मामलों से संबंधित है जिसमें काल रहित कर्ज के भुगतान के लिए कोई प्रतिज्ञा की गई है। संविदा अधिनियम की धारा 25 भाग 3 के अनुसार जिस ऋण का भुगतान प्री
सीमा विधि से बाधित होने की दशा में लेनदार द्वारा प्राप्त कर पाना संभव नहीं है, तो ऐसे ऋण के भुगतान के लिए बगैर प्रतिफल के भी संविदा की जा सकती है और ये संविदा विधि मान्य होगी। भगवान बनाम मुंशी 1917 के प्रकरण में ये अभी निर्धारित किया गया कि इस प्रकार का करार लिखित रूप में होना चाहिए, यानी कर्ज का भुगतान करने का वचन लिखित में दिया जाना चाहिए। धारा 25 के खंड 3 को लागू होने के लिए आवश्यक है कि कर्ज इस कारण से नहीं वसूला जा सकता है क्योंकि उसका काल तिरोहित हो चुका है, यानी लोन लैप्स हो चुका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये भाग उसी ऋण की बाबत लागू होता है जो काल तिरोहित हो चुका है, जो लैप्स हो चुका है, और उसी केस में बिना प्रतिफल के किया गया करार प्रवर्तनीय होगा। और इस प्रकार का वचन जो लिखित है और दोनों पार्टी द्वारा हस्ताक्षरित हो, उसमें उसके पूर्णतया आंशिक भुगतान के लिए वचन किया गया हो।